आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन पेपर लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी 2016 का हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या में टीजीटी 2016 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने वियोग श्रृंगार चुना है तो विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। व्याख्या में दिया गया है कि जहां एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे, दुलराय, मल्हावे, जाय सोई कछुगावे। यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने वात्सल्य रस चुना होगा। छोटे बच्चों के प्रति जो लाड़ प्यार स्नेह भाव आदि उत्पन्न होता है वही अनुराग जो है बच्चों के प्रति वात्सल्य होता है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो आप जानते हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी की उपबोलियां हैं, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो विकल्प इसका एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? इसका आपको जवाब बताना है। मगही किस प्रदेश की बोली है? और आपने अभी ऊपर पढ़ा भी था कि मैथिली, मगही, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प 2 इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका जवाब अगर आपने ब्राह्मण चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों। यह काव्य पंक्ति किस बोली में लिखी गई हैं? तो नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। अनुराग बांसुरी से अवतरित पंक्तियां अवधी बोली की पंक्तियां हैं। 2 विकल्प क्षमा करें, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्वर पश्च स्वर है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने इसका विकल्प आ चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। पश्च स्वर में क्या होता है कि जिह्वा का जो पिछला भाग होता है वो काम करता है, जैसे आ, उ, औ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? और इसमें से देशज शब्द के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए खिड़की को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तालव्य ध्वनि है? तो च वर्ग के अंतर्गत आने वाला वर्ण तालव्य ध्वनि होता है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10।
इनमें से कौन सी लिपि नहीं है, ये आपको बताना है। अरबी, गुरमुखी और देवनागरी यह सब लिपियां हैं, जबकि अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। अगला प्रश्न है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, और आपने सेलेक्ट कर लिया तालव्य, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो आप जानते हैं कि प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सज्जन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो साथियों, हम लोग टीजीटी 2016 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और आपको सज्जन का संधि विच्छेद बताना है, और सतजनजन सज्जन विकल्प 2 को आपने चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। तो ऋण से मुक्त, आपादान से अलग होने के संदर्भ में, चौथा विकल्प आपने चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, और आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके निर्माण, विकल्प 1 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो चर्म जो है इसमें भिन्नार्थक शब्द बनेगा चरम, जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है, और इसका जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया नष्ट कर देना, तो खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ, तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की दूसरी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है अभिज्ञान शाकुंतलम को, तो राइट आंसर है। कालिदास की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम ये प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि प्रतिमा नाटकम भास द्वारा लिखी गई रचना है, और 10 रूपकम यह धनंजय द्वारा लिखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मालती माधव किसकी रचना है। तो मालती माधव कृति की रचनाकार भवभूति हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है, और आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य दंडी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अवंती सुंदरी, कला परिच्छेद, काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम ये दंडी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो से अलग होने के संदर्भ में अपादान होगा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गठरी शब्द है, तो गठरी शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, अतिधनाचार, अत्याचारी को यण सूत्र से यण संधि बनेगा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, तो उत्तर दक्षिण में उत्तर और दक्षिण द्वंद्व समास का उदाहरण है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम, रावण, ममार में कौन सा लकार है, तो इसमें जो है लिट लकार है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मति शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो मति शब्द जो है यह प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद पड़ेगा कि यह रमेश की पुस्तक है, विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद बनेगा बालिका जा रही है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है तत्व, तो आप जानते हैं शरीयत, तरीकत,
हकीकत और मार्फत होता है, तो इसमें हकीकत चौथा होगा। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुआनो नदी किस कवि की कृति है, और जवाब अगर आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चुना तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इसमें से कौन है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। महापुराण के रचनाकार कौन है, तो महापुराण कृति के रचनाकार पुष्यदंत हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस मंजरी किसकी कृति है, तो रस मंजरी के रचनाकार नंददास हैं, विकल्प 3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मृगावती के रचनाकार कौन है, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और कुतुबन द्वारा लिखी गई यह रचना गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम कथा का वर्णन है। अगला, इसके अलावा मधुमालती के रचनाकार मंजन है, आलम के लिए आलम की रचना और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, और इसका जवाब अगर आपने विकल्प श्रीमद् भागवत पुराण सेलेक्ट किया तो पहला विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो विनय पत्रिका की रचना हुई है ब्रज भाषा में, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है, तो संत कवि के रूप में इसमें आपने चुन लिया है तुलसीदास को, तो ये राम काव्य शाखा के प्रमुख कवि हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राघव चेतन इसमें से किस सूफी काव्य का पात्र है, तो जायसी द्वारा लिखे गए पद्मावत का यह पात्र है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुतुबन द्वारा रचित इसमें ग्रंथ कौन सा है, और आपने जवाब सेलेक्ट कर लिया मृगावती, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मधुमालती के रचनाकार मंजन है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, और चंदायन मुल्ला दाऊद की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया, तो जवाब हो जाएगा स्वामी अग्रदास ने, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। इनकी प्रमुख रचनाओं में ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम और हितोपदेश हैं। अगला प्रश्न है कि मदनाष्टक के रचयिता कौन है, तो मदनाष्टक कृति के रचनाकार रहीम दास हैं, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है, तो केशव दास को रीतिबद्ध काव्य में रखना समीचीन है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचयिता कौन है, शिवा बावनी कृति के रचनाकार अगर आपने भूषण को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, विकल्प 3। इसमें जो है भूषण द्वारा रचित ग्रंथों में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है, तो इसमें भारतेंदु युगीन लेखक हो जाएंगे आपके प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। जबकि हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र और रामकृष्ण दास ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, और इसका जवाब अगर 1943 ईस्वी, विकल्प 4 आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। और तार सप्तक के प्रमुख कवियों में मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और
अज्ञे हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रभा, गिरा, गणेश। प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, इसके बाद नेमिचंद्र जैन, और आपके अज्ञे हैं आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 47 का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, कब तक पुकारूं, तो कब तक पुकारूं उपन्यास यशपाल का उपन्यास नहीं है, यह रांगे राघव का उपन्यास है, रांगे राघव का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, और इसका जवाब आपने 1959 ईस्वी सेलेक्ट किया, तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है, और आपने उत्तर में माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाओं में हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता युग चरण मरण ज्वर और वेणुलो गूंजे धरा आदि रचनाएं हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, और आपने उत्तर में महादेवी वर्मा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रकृत के का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है, तो प्रकृत का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसमें हो जाएगा प्रिय प्रवास, हरिऔध द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद की यह जीवनी अमृत राय द्वारा लिखी गई है, जबकि शिवरानी देवी ने इनकी जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में है, और रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से निराला की जीवनी को लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है, तो यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है, और उनके अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो अंधेरे से परे और दो मुर्दों के लिए भी चर्चित उपन्यास हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सारा आकाश किसकी कृति है, तो सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। राजेंद्र यादव के प्रमुख उपन्यासों में उखड़े हुए लोग, उल्टा शह और मात 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान, पुल तथा मंत्रविद आदि उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास हैं। संशय की एक रात किस कवि की रचना है, तो संशय की एक रात कृति के रचनाकार नरेश मेहता हैं, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है, और इसका जवाब अगर आपने मोहन राकेश चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो कवित रत्नाकर के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो सही जोड़े का युग में इसमें जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, जबकि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, और सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। अगला प्रश्न है कि 500 से 1100 ईस्वी तक का जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसको क्या कहा जाता है, तो यह जो है 500 से 1100 तक का जो काल है यह प्रश्न जो है इसका विकास काल कुछ इस प्रकार है। 650 तक का जो काल है वह प्रारंभिक काल कहलाता है, 650 से 850 तक का रचनात्मक काल, 850 से 1050 तक निर्णयात्मक काल, और इसके बाद 1050 से 1750 तक का व्याख्या काल कहलाता है। इसलिए यह प्रश्न जो है परीक्षा से
बाहर हो गया था। अगला प्रश्न है कि निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो सा सी से उपमा सूचक शब्द हैं, तो उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो जवाब हो जाएगा दोहा। अगला प्रश्न है कि करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू ही सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें उलाला छंद है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब हो जाएगा रौद्र रस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुर, कृपा करी अपनायो, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया भक्ति रस, तो विकल्प 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास इसमें से किस प्राकृत या भ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी या भ्रंश से ब्रज भाषा का विकास होता है, विकल्प 3 इसका सही जवाब। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? और आगरा जो है ब्रज बोली का क्षेत्र है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी संयुक्त व्यंजन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन के रूप में विकल्प 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र आपने चयनित कर लिया छोटा नागपुर, तो विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से नीलकंठ शब्द कौन में नीलकंठ शब्द कैसा शब्द है? तो यह योग ऋण शब्द है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो इसमें महाप्राण ध्वनि नहीं है, ट और ज दोनों ही ध्वनियां इसमें महाप्राण ध्वनि नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो इसका जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949। तो इसमें यहां पर सितंबर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अशोक ने पत्र पढ़ा, इसमें कर्ता कारक है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रश्न संख्या 75 का उत्तर अगर आपने खटमल चुना है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में समास कर्मधारय समास है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, करता हाँ वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है, तो करता हूं होगा, विकल्प इसका। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं का सही रूप क्या बनेगा? मैं सादर नमस्कार करता हूं, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो हर्ष का विलोम शब्द आपने विषाद चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उसको संवाददाता कहते हैं, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाने का सही कहावत क्या होगी? तो जवाब हो जाएगा एक तो करेला दूसरे चढ़ा नीम की डाल। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नैषधि चरितम किसकी रचना है? तो नैषधि चरितम के रचनाकार श्रीहर्ष हैं। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मार्क की है? तो प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब अगर आपने शिशुपाल वधम चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि बहुत कुछ कह देना बहुत कम में ही। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कविता का बहुवचन क्या होगा? और विकल्प आपने इसका चुना है कविताएं, तो दूसरा विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जी वैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जीव धन ऐषणा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। वृद्धि संधि का उदाहरण है यह। अगला प्रश्न है कि प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो प्रेमातुर में जो है द्विगु समास नहीं है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यह अव्ययी भाव, बहुब्रीहि और तत्पुरुष तीनों ही समासों के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा कर्ण कारक। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो कविता के मर्म में विभक्ति आपकी बनेगी षष्ठी विभक्ति। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो राम कृष्णों में समास आपका द्वंद्व बनेगा राम और कृष्ण। विकल्प 2। अगला प्रश्न है सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा सज्जन पाप से घृणा करता है। विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो राम के साथ सीता वन जाती हैं। राम के साथ सीता वन जाती हैं। विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि सुबह दोपहर शाम किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की रचना है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि सबरपा हैं, जबकि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है और रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन दिया? तो जवाब हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। विकल्प 3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना इसमें से कौन सी है? तो नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों ही रचनाएं हैं। तो इसमें दूसरा और चौथा दोनों विकल्प सही होगा। तो यह प्रश्न विवादित प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? तलवंडी। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसे कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा सूरदास को। अगला प्रश्न है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ होता है? तो भक्ति द्रामीण उपजी लाए रामानंद दक्षिण भारत से इसका उदय माना जाता है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। और सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा साहित्य लहरी, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता केशवदास की रचनाएं हैं, जबकि अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना न होकर के बल्कि नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक का माना है? तो विक्रमी संवत 1700 से लेकर के 1900 तक के समय काल को रीतकाल का समय माना है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो इसका जवाब अगर 105 का आपने श्रृंगार का सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इसमें से रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो प्रश्न संख्या 106 का अगर आपने उत्तर सेलेक्ट कर लिया सेनापति तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक संस्थापक का नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 107 का उत्तर अगर आपने प्रताप नारायण मिश्र चुना है तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 108 है कि इसमें से छायावादी कवि कौन है? तो इसमें छायावादी कवि के रूप में शिव मंगल सिंह, क्षमा करें कौन नहीं है? तो शिव मंगल सिंह सुमन जो हैं यह प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद निराला और पंत ये छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी की रचना है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी लिखी गई है विष्णु प्रभाकर द्वारा। अगला प्रश्न है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिसमें चिंता, आशा, ईड़ा, श्रद्धा, ईड़ा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, आनंद, रहस्य और आनंद है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया उद्धव शतक ब्रज भाषा का ग्रंथ है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है कि इसमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक नाटकों की अगर बात की जाए तो इनकी सज्जन, कल्याणी, परिणय, जन्मेजय का नागे, करुणालय, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि 1975 के बाद की कविता को इसमें से क्या नाम दिया गया? तो जवाब हो जाएगा समकालीन कविता, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत आदि प्रमुख हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। कुछ अन्य कहानी आंदोलनों को देख लेते हैं। तो कहानी के गंगा प्रसाद बिमल 1960 ईस्वी का प्रारंभ होता है। सहज कहानी अमृत राय 1972 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है और सक्रिय कहानी राकेश वत 1969 ईस्वी, जबकि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं 1972 ईस्वी। नई कहानी में मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव का नाम आता है 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो आप जानते हैं साये में धूप दुष्यंत कुमार की है। तो हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है, या सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, विजय देव नारायण साई की रचना है। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा गया काव्य इसमें कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 2 हम विष पाई जन्म के। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि 8वां सर्ग किस विधा की रचना है? तो 8वां सर्ग नाटक विधा की रचना है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा इसमें आपका बनेगा काव्य प्रकाश के रचनाकार चिंतामणि हैं। मतीराम रस रहस्य के रचनाकार जो हैं कुलपति मिश्र हैं। अंग दर्पण रसलीन की रचना है और शिवा बावनी भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। प्रस्तुत पंक्तियां में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जवाब हो जाएगा जन जानो मन मानो शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई यानी चरण जो है वो कमलवत हैं, यहाँ रूपक खींचा गया है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो जवाब हो जाएगा यह चौपाई छंद में लिखी गई पंक्तियां हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आगे के प्रश्न पत्र भी आते रहें तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।